बड़ा प्लेटफॉर्म आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो है जो सम्मान और एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक अवसर दिया है, तो उस और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ जो है मौजूद हैं इंटरेक्शन के लिए, तो ये एक बड़ा मेरे लिए गर्व का विषय है। और इस पूरी जो कार्यक्रम है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक फर्स्ट आपने मुझे अपने बारे में बताने का जो है ये आपने अपॉर्चुनिटी अवसर दिया है, तो मेरा जो है जन्म एक सिंपल फार्मर, एक जैसे गांव में ग्रामीण उसमें परिवेश में हुआ। उसके बाद पढ़ाई का करते करते ये था कि भाई ये तो पहले जैसे क्लियर तो होता नहीं था। ये था भाई कि चलो भाई कोई सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगे या वो टीचर बनेंगे, तो इस प्रकार की कुछ ज़्यादा बड़ी जैसे आजकल बच्चों में होता, आजकल इंटरनेट का युग है तो बहुत एक महत्वाकांक्षाएँ हैं। पहले हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, तो सिंपल सी लाइफ होती थी और बहुत ही सिंपल से टारगेट होते थे। बहुत ज़्यादा समाज में, अब जैसे मैं 1970 में जन्मा हूँ, तो मेरे साथ में जो या उसके आसपास जन्मे हैं तो वो जानते होंगे कि भाई इतने बड़े समाज के अंदर सुविधाएं हुआ करती थी और थोड़े से वाहन हुआ करते थे, सड़कें खाली हुआ करती थी और जो है एक सिंपल सी लाइफ हुआ करती थी और ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ और ज़्यादा एक मास मीडिया जो एक तरह से आप सब कहेंगे बिल्कुल जागरूकता नहीं थी। तो एक सिंपल से टारगेट के साथ में शुरू हुए। पूरा परिवार, जैसे कि पहले तो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, हम 2 भाई थे, 4 बहनें थी, तो भरा पूरा, फिर चाचा ताऊ उनके भी कुनबे पूरा हुआ करते थे। आजकल तो हम देखते हैं एक बच्चा ही हो गया। एक सडनली एकदम सडन एक चेंज आया है कि वो परिवार ही पूरे तरह से वाइप आउट हो गए। जो हम एक पूरे भरे पूरे परिवार में हुआ करते थे, आजकल ना मौसी ना चाचा, ये सारे संबंधी खत्म हो गए एक तरह से एक जनरेशन के अंदर। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। हाँ, तो उसमें भी हाँ कोई किसी को विजिट नहीं करता। पहले हम अब पूरे कितने हुआ करते थे, 15-20 कजन इकट्ठे हो गए, एक वो बैठक में सोया करते थे, सारे मिलके जो है सारे शादी ब्याह में देखा करते, जरूरत ही नहीं होती थी। 300-400 दोस्त रिश्तेदारी हो गए, बुआ मम्मा और पता नहीं कितने सारे, तो जरूरत ही नहीं होती थी कोई फंक्शन के लिए। आजकल तो है फंक्शन के लिए बड़ा एक वो छोटे स्तर पर, क्योंकि जैसे कि एकाकी परिवार जो है वो, तो बड़ी सिंपल सी लाइफ थी। लेकिन उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद JNU में फिर MA MPhil किया मैंने। JNU से फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में अध्यापन का मैं राजस्थान में नौकरी की 3 साल, फिर हरियाणा गवर्नमेंट में की करीब 12 साल के करीब मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरशिप की। उसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम देते रहते थे, तो फिर HCS का हुआ, तो एक 2009 के अंदर ये हमारे एग्ज़ाम हुए थे, तो वो करते करते वो 11 में ज्वाइन हुए, तो फिर HCS में आने का मौका मिला। HCS में जहाँ तक है ये सर्विस जनरल, जैसे कि आप जानते होंगे जर्नलिस्ट सर्विस है। इसमें किसी अलग अलग विभागों में नियुक्तियाँ की जा सकती हैं और इसका सबसे बड़ा चार्म भी यही है कि आप एक जगह बोर नहीं होते। अलग अलग जो है उसके अंदर आपको पोस्टिंग्स मिलती हैं। कभी हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे CTM ADC और SDM, जिसमें कि मुख्यतः है लॉ एंड ऑर्डर, इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें और जनगणना कराना और विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना। इस प्रकार के, जैसे आप तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका इंटरेक्शन होता भी होगा। कई स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हुड्डा हो गया, नगर निगम हो गया, फिर ये रोडवेज़ हो गया। तो रोडवेज़ भी ये मेरा तीसरा डिपो है। पहले मेरे पास जब मैंने ज्वाइन किया था तो चंडीगढ़ डिपो था, वो बड़ा था, फिर गुड़गांव था, उसके बाद ये। तो हमें घूम फिर के अलग अलग विभागों में जाने का मौका मिलता है। इस सर्विस की खासियत ये है कि डाइवर्सिटी अलग अलग जो है उसमें हमें अलग अलग चुनौतियाँ कहें, उनको अवसर कहें, और विभिन्न रूप में अपने जो है कार्य को अंजाम देने का मौका मिलता है। तो ये बड़ा एक खूबसूरती है IAS और HCS की,
कि वो अलग अलग विभागों में जाते हैं, क्योंकि कई एक विभाग में रहते रहते कई बार जो है व्यक्ति जो है, क्योंकि मैंने देखा है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी ज़्यादा, जैसे शिक्षा विभाग समझ लें या कोई रोडवेज भी है जैसे, तो उसके अंदर रहते रहते लोग एक दूसरे के एक जगह रह के पोस्टिंग हो गए, तो थोड़ा सा माहौल जो है थोड़ा सा कुछ चेंज की गुंजाइश भी होनी चाहिए कि लगातार ट्रांसफ़र होती रहे कर्मचारियों की, अधिकारियों की भी, उससे एक जगह जो है वो मुझे लगता है चेंज होने से थोड़ा सा उनका जो रवैया है वो भी चेंज हो पाएगा। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और ईश्वर से यही कामना होती है कि हमारे समाज में, क्योंकि आजकल तो जहाँ तक नई चेंजेस, नए बदलाव जो है देखने को मिलते हैं, तो हमारा एक समाज जो है सभी इसमें तरक्की करें। और हरियाणा तो एक अपने आप में कैसे मुहाने पे है कि भाई यहाँ के लोगों ने ओलंपिक्स से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर हर एक क्षेत्र में अपना जो है बढ़ चढ़कर वो उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड मैंने देखा है अपने ज़िलों में, जींद और इसमें रोहतक आसपास सभी ज़िलों में, बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा वगैरह में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। तो ये भी जैसे पंजाब में हुआ था वो ट्रेंड पहले हुआ, फिर हमारे यहाँ हरियाणा में अभी एक लेटेस्ट ट्रेंड है। क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने भी बच्चे पैदा नहीं किए, तो उनका भी क्या है कि वो एक वो पॉपुलेशन का बहुत बड़ा गैप आ गया है कि क्योंकि चिकित्सा में वो हुआ तो 90-100 साल तक सब जी रहे हैं। हमारे यहाँ भी अपने जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और नई जनरेशन पैदा नहीं हो रही, तो फिर वो समाज का कार्य कौन संभालेगा? तो क्योंकि समाज को चलाने के लिए तो एक एनर्जेटिक और यंग फोर्स चाहिए। तो ये सारी समस्याएं पूरे यूरोप के अंदर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान, कोरिया, इनके अंदर बड़े भयंकर लेवल पर ये समस्या आ गई है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही बूढ़ी हो गई है और यंग है नहीं। तो उनको वो भी इसलिए प्रमोट करेंगे, इंडिया में यंग हैं तो वो सारे फिर एक तरह का एक दूसरे को कम्प्लीमेंट्री हो रहे हैं, और वहाँ जाके तनख्वाहें वगैरह ज़्यादा हैं। तो आप मान लोगे नहीं, पिछले साल करीब कोरोना में कम हुए करीब 8 लाख के करीब बच्चे हमारे यूएस में पढ़ रहे हैं। अब MBBS या और कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी चुनौती हरियाणा के आगे आने वाले समय में रहेगी कि जो टैलेंट है हमारा वो माइग्रेट करेगा, तो उसको किस प्रकार से जो है वो उसका सामंजस्य किस प्रकार से हम कर पाएंगे समाज के अंदर। क्योंकि आप देखते होंगे पंजाब में ये समस्या आई कि वहाँ का टैलेंट और वहाँ का यूथ जो है वो सारा का सारा बाहर चला गया, और बाद में फिर वो स्टेट को ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाया। क्योंकि आप जैसे देखते हैं क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है वो सारी बिहार यूपी का तो है ही, खैर अपने हरियाणा में भी जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, इवन एग्रीकल्चर में भी वो वहीं की है, उन स्टेट्स की। लेकिन उन स्टेट्स में भी काफ़ी तरक्की हुई है, तो अब थोड़ा कम आना, जैसे मनरेगा वगैरह से कम आना शुरू हो गया एम्प्लॉइज़ वगैरह। तो वो कई तरह की जो है दिक्कतें और चुनौतियाँ कहें उनको, हम एक विकास कहें, विकास के साथ में उसके साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। हम अपने कंपैरिजन करें अपनी लाइफ को आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, तो साधन नहीं हुआ करते थे लेकिन लोग खुश ज़्यादा थे। आजकल साधन हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो है चिंता और जो और तरह की डिजीज़, जैसे ये हार्ट की, BP की, शुगर की, ये और बड़ी संख्या में, ये बड़ी तादाद में लोग इससे प्रभावित हुए। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने एज ए जॉब में कोई भी आपका भी जो चैलेंजिंग है बहुत जॉब, तो एक पूरी तरह से लोगों को अवगत कराना लोगों को, तो आपका भी मैं एक तरह से, जो हम समाज के एक कल पुर्जे की तरह हैं, अलग अलग की भूमिका अलग अलग है, लेकिन कोई भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि एक महत्वपूर्ण है, एक कम महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हुए, चाहे जो है आप पत्रकारिता से संबंधित हैं, चाहे अलग अलग उसके आयाम बदलते रहते हैं। कभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, आजकल यूट्यूब वगैरह का ज़्यादा मतलब, और जैसे आप मुझे बताया कि आपका यूट्यूब चैनल भी आपने जो है बड़े संजीदगी से नई जनरेशन को पकड़ने के लिए किया है। तो अब कोई भी जो है एक समाज के विभिन्न हिस्से हैं, हम अलग अलग भूमिकाओं में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और ये अपने आप में एक संजीदा समाज का वो है, निशानी है कि हर एक जो भी कार्य हम करें उसको बेस्ट तरीके से और बेस्ट पॉसिबल वे में तो अपना योगदान हम दें। तो मेरा तो सिर्फ हरदम ये ध्येय रहा है कि जहाँ भी मैं कोई भी किसी स्थिति में, चाहे कोई पोस्टिंग मुझे मेरे मन माफिक या मुझे ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैक्सिमम देने की कोशिश करता हूँ।
तो ये हमारे संस्कारों में रही है। आप तो सारे मेरे से ये मतलब यंग हैं, और एक दो छोड़कर जो है, जो वो समझ सकते हैं कि जो ये कहा गया कि भी अपने तरफ से बेहतर हम करने की कोशिश करें, और कोई भी कार्य जो है, ये आजकल बड़ा लोगों में आ गया है कि भाई ये काम कम इम्पोर्टेंट का है या कम उस तरह का। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि हर एक काम महत्वपूर्ण है, और हम सबको हमारा दायित्व बनता है कि हम बेहतर से बेहतर जब तक इस ज़िंदगी का नाम ही मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि जितना हम उसमें एक्टिव रहेंगे, जितना हम उसको अपने कार्य करेंगे, और व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, ऐसा मेरा एक दृढ़ विश्वास है। और इसी जो फिलॉसफी को फॉलो करते हुए मैं अपने कार्य को भी कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर कर सकूँ। और लेकिन गवर्नमेंट में एक समस्या है हमारे यहाँ कि हम सबको खुश नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे आप मानते होंगे कि एसडीएम को भी जो फैसले भी करने होते हैं तो 50% का जब फैसले करते हैं तो एक तरफा ही होंगे, तो 50% लोग तो नाराज ही होते हैं। तो हम सबको खुश नहीं कर सकते, ना ही हमें ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि भाई हम सबको खुश कर सकेंगे। आपके सामने भी ये चुनौतियाँ आती होंगी कि जब आप लिखते होंगे तो कुछ लोग आपसे नाराज हो जाते होंगे या कुछ और उनका सोचते होंगे भाई हम ऐसा क्यों किया, लेकिन ये चुनौती तो रहेगी मतलब जो है। और बहुत ही बेहतर मैं अपने आप को मानता हूँ। मेरे साथ ट्रैफिक मैनेजर नवीन कुमार जी हैं, ये भी बहुत एक युवा एक कर्मठ अधिकारी हैं, और कुछ सालों में ये भी प्रमोट होकर जीएम बनेंगे। तो मैं अपने साथ ही रखता हूँ इनको, क्योंकि मैं तो अभी सारी तरह से एक्सपोजर जो है इनको भी ऐसे ट्रेंड करें कि आगे आने वाले में जो है इनके जो तजुर्बा बनेगा और इनकी जो विल पावर बनेगी, उससे लाभान्वित होंगे। पूरा रोडवेज भी होगा, क्योंकि ये तो रोडवेज में रहेंगे। तो यही मेरी जीवन यात्रा थी। मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया जो है वो मेडिकल के थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर हो गया, 4th ईयर में हो जाएगी वो मेडिकल कर रही है MBBS अम्बाड़ा से। बेटा है वो 12वीं में है, वो DPSR के प्रो में पढ़ता है, अभी 12th क्लास में है। तो ये वाइफ मेरी काफ़ी एजुकेटेड रही हैं, और लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि भाई मैं कोई जॉब वगैरह नहीं करूँगी, क्योंकि परिवार को उसने अपना फर्स्ट प्रायोरिटी माना, और वो होम मेकर की भूमिका में मेरी वाइफ ने काफ़ी मैं उनके क्योंकि मैं जॉब पे अलग अलग रहा, तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी वाइफ के भी जो है उसके जो कंट्रीब्यूशन रहा है बच्चों के लिए और घर को करने में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप जैसे जानते हो कि हमारी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स होती रहती हैं, तो बच्चों को संभालना, घर को संभालना की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई, और तहे दिल से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि पति पत्नी एक तरह से एक गाड़ी के 2 पहिए, पुरानी कहावत है ही, तो सही तरीके से उनका बैलेंस बना रहे तभी। तो मैं अपनी ज़िंदगी से काफ़ी खुश रहा, और आगे चल के जो है मैं यही सोचता हूँ कि भाई जब तक कार्य करूँ समाज में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा, कुछ और खुशियाँ लाने का प्रयत्न करूँ। हरियाणा जो रोडवेज़ है वो अपने आप में एक बहुत ही एक साइलेंटली एक सर्विस इस प्रकार की प्रोवाइड करती है कि हमारे टोटल एम्प्लॉइज़ करीब 1090 हैं, और बसेस हमारे पास 207 हैं, 207। हम करीब 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा रोज़ाना हमारी बसें चलती हैं। और जैसे कल की जो है हमारी थी 53,000 थी, 53,000 किलोमीटर हमारी बस ने सफ़र किया, और 19 लाख से ज़्यादा की टिकटों रिसिप्ट हमारी उसमें रही, और करीब 60,000 के करीब प्रतिदिन जो है पैसेंजर्स सफ़र करते हैं, और 42 तरह की कैटेगरी के पासेस को हम वो ऑनर करते हैं। स्टूडेंट हो गए, अलग अलग जो है कैटेगरीज हैं, ओल्ड एज वाले हो गए, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, पुलिस है, और भी कई तरह के गर्ल्स स्टूडेंट है सर, बॉयज स्टूडेंट, उनके लिए भी फ्री बसेस और इस तरह का। तो एक साइलेंटली जो है सर्विसेज, हाँ थोड़ी चुनौतियाँ जरूर हमारे को कोरोना काल में, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूरा समाज का कभी ऐसी स्थिति आई नहीं थी,
क्योंकि एकदम वो बंद हो गया था, फिर उसके बाद स्टार्ट करना, फिर उसके बाद पूरी तरह से उसे फुल क्षमता से उसको लाने में थोड़ा सा हमें दिक्कतें आई। तो लेकिन ये आज की तारीख में हमारा डिपो जो है, चाहे रोहतक का, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा किलोमीटर कवर कर रहा है आज की तारीख में। सबसे ज़्यादा बसेज हम रन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिसिप्ट हमारी है, मतलब जो है हरियाणा में पूरे सारे डिपो के अंदर जी सबसे ज़्यादा किलोमीटर वो अपनी जो है। मैं टीएम साहब हमारी तो अभी मैंने ज्वाइन किया था, अभी 10-15-20 दिन सेल में। ऑफ टिकट्स है वो हरियाणा नंबर 1 है। अरे वेरी और किलोमीटर्स में हम सबसे ज़्यादा कवर सबसे कर रहे ज़्यादा हैं, है, बिल्कुल। क्यों भाई डिस्पाइट के भी हम फुल फ्लैश्ड समाज को पूरा वो सुविधाएं दें। पहले जैसे बसेस थी, वर्मा जी के साथ मेरा इंटरेक्शन ये बार बार जो है, ये बड़े अच्छे आपके इसमें आपने डिपार्टमेंट दे रखा है, तो ये बहुत पुश बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, रोज़ की वहाँ की बसेस, अब हरिद्वार की बसेस है, अपने वृंदावन की बसेस मथुरा की हैं, और जो अपने जम्मू की हैं। तो लोग जो जिनकी आस्था है वो जाना चाहते हैं, तो इनका भी श्रेय रहता है कि वे जो हमारी कमियाँ एक आधी होती हैं तो वो भी हम पुश करके चालू करवा देते हैं। अब ये लगे हुए थे कि कुछ बसेस थी गर्ल्स के लिए स्पेशल, तो वो इनका भी जो है काफ़ी योगदान रहा है कि हमें याद दिलाते रहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया था। अब कमिटमेंट तो वो 2 साल पहले किया था, कोरोना के पहले। अब वो कोरोना अब ये लागू करा के हमें ट्रैक पे इनका योग रहता है कि भाई कोरोना के बाद अब कोरोना ख़त्म हो गया है, आप अपनी गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा लागू। हम भी सोचते हैं कि भाई चलो भाई तो करने ही पड़ेंगे। तो ये पत्रकारिता का एक बड़ा खूबसूरती है कि वो कई बार हमें भी जो है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में पता नहीं चल पाता, तो आप लोग पॉइंट आउट करते हैं। और मेरा तो यहाँ पर, मैं रोहतक में रहा हूँ, तो मेरे सारे अधिकतर जो पत्रकार जो अधिकतर आपके बीच में हैं, और फोटोग्राफर तो हर जगह नज़र आए हैं, मतलब जो है चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी चुनौतियाँ रोहतक में झेली हों, तो मेरा इंट्रैक्शन रहा है। तो बड़े कई बार तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है पत्रकारिता का मैं मानता हूँ अपने जीवन के अंदर। क्यों नहीं, जब दंगे की बात हो चाहे कोई हो, ये सारे खड़े होते थे, फिर ये मुझे बता दिया करते थे जी वहाँ गड़बड़ होने वाली है, वहाँ पहुँचो आप। तो वो हम भी पहुँचते थे। अभी याद आ गया मुझे वो चीज़ें, कौन सा चौक था वो अपने जो, हाँ छोटा, उससे बाद फिर एक वो 2 ग्रुपों में झगड़ा होने वाला था, तो इन्होंने बताया कि भाई पहुँचो आप गाड़ी लेके, उनके बीच में रुक के वो किस तरह से कोर्ट के आगे कोर्ट वाले दिन मैं नहीं था, मैं हाई कोर्ट में चला गया था उधर। तो इन्होंने बहुत एक ये था वो जो इस पर अटैक हुआ था, क्या कहते हैं जो अपना इधर जाता है झज्जर वो जो वो रोड है, हाँ जिस पे टाटा का वो सामने है, टाटा शोरूम, हाँ जी अशोक की बात है जी। तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं आपको देख के जो है एक चीज़ की। तो हमारा जो है एक प्रयास ये रहता है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, हमारा ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें हम टच नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, सभी कंप्लीट कवर है। सारे गांव हम टच, जो हमारी बस जरूर टच करती है अपने हमारे ज़िले के उसमें। और ये प्रयास है कि और भी ज़्यादा हम जो सुविधाएँ जितना हो सके, क्योंकि उसमें घाटा भी होता है कि जैसे आप मानते होंगे भाई 42 टाइप में बसेस मतलब पासेस हैं, 42 कैटेगरीज हैं, श्रेणियाँ हैं जिनको जो गवर्नमेंट फ्री या रियायत पे जो है बस पास उपलब्ध कराती है। लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए भी हमारा ये प्रयास रहता है कि किसी भी वर्ग को जो है, चाहे वो ऑफिस गोवर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, उनको हम, या वो एम्प्लॉइज़ हों, चाहे वो दूसरे ज़िलों के हों, अभी कई बार जीन से भी आ जाते हैं, उनको भी आपने शाम की बस करवाई। बिल्कुल सर। तो और ये हरदम हम उपलब्ध रहते हैं, हमारा स्टाफ बस स्टैंड पे ही रहता है। तो ऑफिस हमारा एक ही खास खूबसूरती आपने देखी होगी बस स्टैंड पे कि हम सब के ऑफिस वहीं हैं। तो किसी को एम्प्लॉइज़ को दिक्कत आती है तो सीधे वो आ जाते, तो ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन ज़्यादा रहता है। तो हर एक रोहतक डिपो जो है बहुत ही बेहतरीन, जहाँ तक हम समझते हैं, और अब मैं ये तो नहीं कहता कि बेस्ट है, लेकिन बहुत ही उम्दा सर्विस दे रहे हैं। और आगे भी, क्योंकि जैसा आप जानते होंगे विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, उसमें गुंजाइश हरदम इम्प्रूवमेंट की रहती है। ये तो होता नहीं कि स्टेबल हो गया कि इससे फालतू आगे नहीं हो सकता। तो रोज़ और भी चुनौतियां और भी सेवाएं जो है हम आगे देते रहेंगे। इस प्रकार के मेरी और मेरी टीम का मानना है कि हम बेहतर से बेहतर जो है सुविधाएँ लोगों को, क्योंकि 60,000 का नंबर भी आप मानते होंगे आजकल जो गरीब लोग जो हैं या जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वो भी एक सुबह से शाम तक, तो ये हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराएं। क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अभी जो रोहतक रोडवेज डिपो है उसमें कितनी ऐसी बसेज हैं जिनको और चलाए जाने की है,
और ड्राइवर और कंडक्टर नहीं होने की वजह से आपके पास खड़ी रहते हैं डिपो। अब करीब हमारे ना 190 गाड़ी सर ऑन रूट है फिलहाल। ऑन रोड 207 में से 190 गाड़ी हमारी ऑन रूट है। तो हमारे 17 के करीब आप समझ लीजिए कि उनको अभी हम सर, जरूरत ये- पड़ने पे ये 20 सर्विस में होती है 10 गाड़ी सर हम्म। डेली सर। हम्म। 10 गाड़ी डेली 20 सर्विस में लेकिन होती हम है। लेकिन तो ऐसी कोई बस नहीं खड़ी हुई जिसको ड्राइवर कहीं जा रहा है। नहीं अब उस लेवल पर नहीं है कोई भी। अब वो डिमांड होगी तो हमारे पास है, मतलब मैं भी मानता हूँ कि इन 17 में हम जैसे सर्विसिंग पे रहती हैं वो उनको नंबर को हम बढ़ाएंगे आगे चल के और भी, क्योंकि एकदम आप भी मानते होंगे कि अभी कोरोना जैसे कभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए कभी स्टार्ट हो गए, तो इस वजह से जैसे ये ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा एक वो डिमांड की कमी आई। जैसे डिमांड बढ़ती है तो हम करीब 20 बसें की संख्या हमारी। आपने देखा होगा अपने पुराने टाइम में कि शादियों में भी रोडवेज की बसें हाँ, कर जी, लेते। जी, तो जी। वो ट्रेंड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा। हाँ। या जाती हैं बुकिंग पे अभी भी बसें। बुकिंग पे अगर कोई मांगता है तो हम दे देते हैं जी। नहीं, उनका कहना डिमांड आ भी रही है या बिल्कुल ट्रेंड ही खत्म हो गया है? नहीं 2 साल में नहीं आई है। नहीं आई। कोरोना की कोरोना की वजह- कोविड में नहीं आई। नहीं, आप- उससे पहले थी। उससे अभी भी जैसे आप जैसे किसी स्कूल का फंक्शन हो, किसी कॉलेज के बच्चों को कहीं जाना हो, टीकाकरण हो, जो गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे अभी एनीमिया का प्रोग्राम चल रहा है, जी। तो एनीमिया पे जैसे यहाँ हर उस ब्लॉक में स्कूल्स में कुछ ब्लॉक में जाके कैंप लगा रहे हैं, तो उनके लिए हम बसेस प्रोवाइड करेंगे मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को कि वो वहाँ जाएं और उनको टैबलेट और अवगत कराएं। अब जैसे टीकाकरण था या कोरोना था तो उसमें भी हम जिला प्रशासन के साथ मिलकर वो सारे कार्यक्रम करते हैं, जो चाहे इलेक्शन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, हमारी ही बसेस जो है हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसे बच्चों को कहीं जाना है, टूर पे जाना है, गीता जयंती पे जाना है, या किसी को कोई टूर पे कहीं भी जाना हो, या कोई किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेना हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, हम उनके लिए तुरंत जो है हमारे पास आ जाती है और हम उनको कंसेशन पे बहुत ही कम दाम पे उपलब्ध कराने का 2 गाड़ी करते गीता हैं। जयंती के लिए कुरुक्षेत्र रोज गई है सर। जैसे अभी 50% जी सर, जैसे पेपर्स में भी पढ़ते रहते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो बस स्टैंड पे ना गया हो, सभी का इस्तेमाल करने का मौका मिलता रहता है बस स्टैंड पर। जी जो हम पेपर में पढ़ते हैं कि आपकी तैयारियां चल रही हैं, कोई टेस्ट आ रहा है, उससे आजकल इन्फॉर्मेशन भी आपको आने लग गई कि ये फलाना टेस्ट 6 दिन बाद होना है, उसकी आप तैयारियां भी करते हैं और अखबार में भी आ जाता है कि रोडवेज ने अपनी तैयारी कर ली है। लेकिन रिजल्ट जो आता है वो भीड़ और वहाँ पे जो एक रहता है कि लोग वापस, हमारे स्टाफ में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं किसी काम पे गए थे लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि वो वापस ही आ गए कि नहीं था, आज उनको मौका ही नहीं मिला कि बस मिल जाए कहीं जाने के लिए। तो ये समस्या कवर अप की जा रही है, उसमें न्यूज़ में पढ़ते हैं हम, लेकिन वो पूरी होती नहीं है, उस पर कुछ बताएंगे? देखिए, आप भी मानते होंगे जैसे अगर पीछे एग्ज़ाम वगैरह हो गए, बड़े अप्रत्याशित घटनाएं हैं वो। अब आप जानते हो कि रोहतक एक विशेष स्थान रखता है, इसमें सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, मेरे ख्याल से किसी शहर में इतनी ज़्यादा बच्चों की या और कोर्सेज़ की जो है, ये तो हमारे सारी जाट संस्था, वैश्य संस्था, गौड़ ब्राह्मण, इतने ज़्यादा संख्या में एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और इतना होना, और एक एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम एकदम अनाउंस हुए एकदम अचानक से वो हुआ, तो हमारी तो ये कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराएं, पर कई बारी ज़्यादा रश होने के बाद, लेकिन हमारे जो ये स्टाफ है उसका ये प्रयास रहता है कि एक्स्ट्रा बस कहीं जा। अब जैसे मान लो कोई एकदम से कोई एग्ज़ाम आ गया, आप सही कह रहे हैं, अब उसकी हमें तो पूरी सूचना नहीं होती कि कितने आएंगे। अब वो ज़्यादा संख्या में अगर वो आ जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा बसेस भेजते हैं। मतलब ये जो हमारे जो ड्यूटी इंस्पेक्टर वगैरह हैं या जो आपने हमारे जो रिजर्व बसेस हैं, हमारा प्रयास रहता है कि शाम को ऐसी कोई भीड़ ना हो जिसको हम टैकल ना करें। हाँ, ये है कि आप भी जानते होंगे कि भाई जो आप 4 इतने बेरोजगार 6 लाख एक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो तो वो पूरा वो हिला ही देता है, पूरा सिस्टम ही हिल जाता है उसमें तो अभी ठीक है। अब वो अभी पीछे हुआ है एचएसबी, जैसे आपने पता होगा कि वो मेल कांस्टेबल या उनके एग्ज़ाम्स हुए या फिर कोई, उसमें तो बहुत ज़्यादा टर्नआउट है, वो किसी के तो अभूतपूर्व घटनाएं हैं उसको हैंडल करना मेरे ख्याल से तो करते तो हैं। 8 लाख कैंडिडेट हो जाते हैं सर। अब पुलिस वाले में 3 दिन टोटल 8 लाख कैंडिडेट थे सर, हालांकि पेपर 3.5 लाख नहीं दिया था और उसको भी काफ़ी हद तक चैलेंजर बनता फिर भी किया। और रोहतक में क्योंकि स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है सर, वो तो यहाँ से मूवमेंट ज़्यादा होता बिल्कुल है। सेंटर है, जैसे रेवाड़ी से बस आएगी वो यहाँ से भी छोड़ देती है, आगे नहीं ले जाती, वो हमें ही ले जाने पड़ते हैं। फोगट जी, पहले एक टाइम होता था कि जब हम रोड पे होते थे तो ट्रकों से डर लगता था।
अब एक जनरल परसेप्शन ये है कि हरियाणा रोडवेज की बस आ रही है तो बच के चलो थोड़ा सा। तो क्या उसमें जो आपका स्टाफ है, ड्राइवर है, उसकी ट्रेनिंग का कोई इस तरह का प्रोविज़न आप रखते हो कि भाई ये चीज़ें कम से कम दुर्घटनाएं कम से कम हो, प्लस में कंडक्टर का जो व्यवहार रहता है उसको कोई, जैसे पुलिस आजकल कर रही है कि भाई उसके साथ अच्छा व्यवहार करो तो जाता है, तो क्या आप लोग भी ऐसा कोई ट्रेनिंग का कोई समय समय पर जी, मैं जैसे कई बार रहा हूँ, पहले जो चंडीगढ़ भी था, गुड़गांव भी था, तो हमारी क्या है जी, जगह बीच बीच में वर्कशॉप लगती रहती हैं इनको अवगत कराने के लिए। उसमें सारी वर्कशॉप होती हैं, जैसे फीमेल के साथ में किस प्रकार वो जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है हमारा, वो ऐसे ही जो है वो एटिकेट सॉफ्ट स्किल के ऊपर भी हमने करवाया था इनका। सॉफ्ट जो हमारे अरुण कुमार जी थे उस टाइम पे के भी हमें अपना व्यवहार, क्यों हरियाणा में व्यवहार थोड़ा हार्ड है, उसको सॉफ्ट कैसे किया जाए, इस प्रकार के हमारे समय समय पर चलते रहते हैं। पर ये मैं मानता हूँ कि जो अब नए एकदम स्टाफ जैसे 8 में आ गया, 14 में आया, फिर अब 16 में भी आया था स्टाफ, 18 में भी आया था, तो 18 की शायद नहीं हो पाएगी ट्रेनिंग, काउंसलिंग कम हुई है सर, काउंसलिंग, क्योंकि तो उसके लिए बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रयास रहते हैं जी, और बीच बीच में हेडक्वार्टर की तरफ से भी कार्यक्रम, लेकिन वो और कराने की ज़रूरत है, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है सर कि रोडवेज की जो बसें होती हैं उसकी जो खास करके स्टॉपेज है, जो स्टॉपेज आपने फिक्स करा बसें उस स्टॉपेज पे बहुत कम रुकती हैं, उसके बहुत पहले रोक देंगी या थोड़ा आगे निकल जाएंगी। मैं रोहतक का एग्जांपल दूं, अगर दिल्ली बाईपास पे आप देखें तो जब हम आ रहे होते हैं दिल्ली रोड से सीधा बाईपास से, तो वो रोड संकरा है वहाँ आ करके बिल्कुल चौराहे पे स्टॉपेज मुड़ने के बाद है, बस यहीं से रुकनी शुरू कर देती है और यहीं पे जाम हो जाता है। मतलब जबकि स्टॉपेज बने हुए हैं, वहाँ चौड़ी जगह है, आराम से रोकी जा सकती है, 2 मिनट रोक के लोगों को बैठाया जा सकता है, लेकिन इसकी परवाह किसी को नहीं होती है और उसमें एक्सीडेंट या फिर ट्रैफिक की सब चीज़ें की संभावना बनी रहती है। एक तो ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है, और ये केवल एक केस मैंने आपको बताया, इससे पूरे स्टेट में जगह जगह केसेस होते हैं कि जहाँ पे प्रॉपरली स्टॉप पे बस रुकती नहीं है, आगे पीछे हो जाती है। ये इसमें आप इसके बारे में तो आप भी बता दो, क्योंकि इसका तो कोई लंबी इतिहास रहा है इसका, दिल्ली बाईपास का नहीं है। इसमें जो बस स्टैंड, इसके क्या इश्यूज हैं अभी तक, तो मैं तो इसको पुराने हिसाब से मानूंगा 2014 से लेकर अब तक, मैं तो बता दूंगा। वो आप अपना इसका अभी फिलहाल का स्टेटस नहीं सर, अब इसको रोका जा रहा है दोबारा से, अब इस तरीके की शिकायतें बहुत कम आ रही हैं और यहाँ पर एक ड्यूटी भी लगाई गई है इसका बस स्टॉप कहाँ पर, इसका आगे बनाया गया इसका, ये सर करने के बाद डीसी साहब ने थोड़ा सा आगे के लिए बोला था सर, बड़ा बस स्टैंड बना बना हुआ है, पॉइंट बना हुआ है सर, कुछ अभी वहीं रुक रही है सर। बैठने का है, बहुत बढ़िया बना हुआ है, वहाँ स्पेस भी है, चौड़ाई भी है, मतलब बहुत इजी है। तो आप जी ये मेरे साथ में ये जो मुद्दा है ना, ये मुद्दा मैं आपको बताता हूँ। मैं 2014 के अंदर यहाँ में आया था, मैं उस कमेटी में था। इसमें ये एक बड़ा ऐसी प्रॉब्लम है कि हाँ, तो सारे जो है ना वो जो यात्री भी है वो वहीं उतरेंगे, जैसे कि ना मंदिर यहीं बनेगा, तो वो तो इसमें 14 साल तो हो गए। इसमें हमने बहुत सारी कमेटियां बनाई इसमें कि वे आगे करवा दें, ये करवा दें, और भाई इसको हटवा के कहीं तो अब थोड़ा और आगे ले जाएं, इसको ओमेक्स के जब वहाँ ले जाएं। पर ये ऐसा है, सारे इसी को प्रेफर करते हैं, पता नहीं क्या बात है। और दूसरा काम पर्सनल व्हीकल है, वो ले जाते हैं सवारी को, वो स्टैंड भी मिलेंगे, मैंने भी तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी रहती है, वो मैनेज के बावजूद भी ये समस्या है, मैनेज कर सकती है। आपको शायद कहने की जरूरत होगी, समझ गए होंगे, काफी प्रेशर होता है सर चलान करने के बाद भी आ जाता है। इसमें तो पुलिस की ड्यूटी भी लगाई, आपको याद हो, ऑलरेडी है परमानेंट पूरे एक पोस्ट बना दी है सर। मैं भी 14 में था, तब भी ये स्थिति यही थी, आज भी वही स्थिति। अब आप अंदाजा लगा लो कि कितने डीसी आए होंगे, कितने एसपी आए होंगे, कितने पुलिस अधिकारी, कितने जीएम। तो अब आप आए हो, अब इसका सलूशन आप ढूंढो। अब एक सर और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि रोडवेज काफ़ी प्रोग्रेस में है, और बाय स्टाफ, बाय बस, बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन हर साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो जनरली रोडवेज की तरफ से ये आता है कि ये इतने घाटे हो गए इस साल में, और वो रोना हर साल लगभग रोया जाता है हर फाइनेंशियल ईयर में कि रोडवेज घाटे में है, रोडवेज ये कर दिया, रोडवेज में ये हो गया। तो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं और किराया भी कम नहीं है, आफ्टर कोरोना जो है सो टोल नहीं है तो भी किराया बढ़ा,
जो बढ़ा वो घटा नहीं फिर वापस कभी, वो यूं का यूं है। तो जब इनकम ऑफ किराया ज़्यादा है, बस के सवारियाँ ज़्यादा हैं, बसें ज़्यादा हैं, इसके बावजूद फिर घाटा कहाँ से फिर आ जा रहा है? देखिए, ये मैं आपको आपका जो ध्यान जो है पूरे वर्ल्ड की तरफ जो है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ले जाता हूँ। कहीं का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कहीं का, चाहे यूरोप का हो चाहे कहीं का हो, हैवी सब्सिडाइज ये करना पड़ता है, क्योंकि जो किराए की जो कॉस्ट है वो कहीं ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 42 तरह की कैटेगरीज हम ऑलमोस्ट फ्री में ही जो है लोगों को ले जा रहे हैं। 24,000 पासेस जो है कोरोना से पहले हमारे पास 18,000 गर्ल्स पास है जो लड़कियों के पास हैं, हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बस में 55 सीटें हैं और 55 सीट में 5 सीट मुश्किल से 7 सीट पास वाले होते हैं, जनरली सारे टिकट वाले होते हैं। नहीं सर, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा 24,000 पासेस। सुबह आपकी 40 बसें सिर्फ गांव के लिए, अच्छा। सिर्फ गांव के लिए। एट प्रेजेंट भी 8 बसें सिर्फ महिलाओं के लिए चल रही है, और 5 बस जीएम साहब ने और आदेश दिए, 5 बस और चलाई जाएंगी गुलाबी बस आने वाले टाइम पर। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, और गवर्नमेंट का जो काम है कि जन कल्याण जी करना, सर। और उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आते हैं, फिर हम वो करते रहें, ये घाटा करोना ना रोए। मतलब कि नहीं, हाँ, जैसे आप ये- पब्लिक सर्विस मैं आपको हमारी पब्लिक सर्विस है, नहीं, इसमें क्योंकि आप हमारा कमिटमेंट है, जैसे सब्सिडी है या राशन पानी है या जो भी हमें गरीबों की सेवा करनी, संवैधानिक रूप से हम बाध्य हैं, सरकार बाध्य है ये चीज़ करने के लिए। एक मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे नेबरिंग में जो डीटीसी है, गुड़गांव में हमने बसेस गुरु गमन के नाम से चलाई हुई है, जो नगर GMDA है उसने चलाई हुई है। तो इनके घाटे के कंपैरिजन में हमारा घाटा बहुत ही कम है। जो बर्डन जो है उनका 85 रुपये पर किलोमीटर का वो जो आ रहा है, मतलब उनका एक्सपेंस जो है गुड़गांव का जी। और हमारा जो है, और क्योंकि हमारा जो रिकवरी वगैरह है मॉडल जो है हरियाणा रोडवेज का, एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं पूरे हिंदुस्तान की, उसमें से बहुत ही बेहतरीन इसकी, मैं इसका आगे कभी इसका रैंकिंग भी दे दूंगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि भी ये बहुत ही बेहतर, लेकिन ये मैंने भी काफ़ी स्टडी किया है, और इसमें हमारे जो गवर्नमेंट का वेलफेयर का जो है, इस वजह से इसमें गवर्नमेंट को तो कंट्रीब्यूट इसमें घाटे में थोड़ा, मतलब इतना हम उसको घाटा कम कर सकते हैं, पर घाटा पूरी तरह से इस प्रकार का तो बड़ा मुश्किल। दो बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहिए जो आपके काम की भी हैं और लोगों की भी। जी। एक तो जब बस स्टैंड से आपकी बस निकलती है जो दिल्ली जाती हैं, वो राजीव गांधी स्टेडियम से होके और फिर इधर सेक्टर में घूम के और जाट भवन के सामने से फिर ऐसे मूव कर रही है जब तक ये पुल बना है। तो पहले बात तो ये है कि इस वजह से इस जो बसेज का भार है, ये रोड पूरा टूट गया है, ये बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, उससे आपकी रोडवेज की बसों का भी काफ़ी नुकसान हो गया है। चूँकि आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी रहे हैं, प्रशासनिक अनुभव भी है, तो आप उनको लिख सकते हैं कि ये रोड ठीक कराओ भाई। ये अब नोट कर लो। 10 दिन या 20 दिन पहले उन्होंने रोड पे हल्की सी एक लेयर बिछाई, टूट गई सर। अच्छा जी। मतलब अब 10 दिन में कोई रोड टूटता हुआ मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ। और एक साइड का तो बनाया ही नहीं उस तरफ तो उसकी वजह से मैंने कई बसें वहाँ खराब होती ही देखी हैं सर, क्योंकि बस में जब गड्ढा होगा तो आप कितनी दूर तक सर्वाइव कर सकती है बस उसकी। एक तो ये है सर। दूसरा, जब जैसे ही आप राजीव गांधी स्टेडियम के सामने से आते हो तो 2 ऑप्शन है सर शहर के लोगों के पास। आप उधर से जो कट निर्धारित है लाडोत रोड पे, वहाँ पे मुड़ के आइए, लेकिन मोस्टली लोग शॉर्टकट लेते हैं पुल के ऊपर से चढ़ने का, जो कि गलत है। खूब एक्सीडेंट भी होते हैं, और उसके बीच में इतने बड़े गड्ढे हैं पुल के, आप कभी देखोगे तो खुद ही हैरान हो जाओगे, इतने बड़े बड़े गड्ढे, और वो भी पुल के बीच में। तो एक तो बसेज उस साइड से रॉन्ग साइड से आती हैं सर, इसको आप चेक करो। ठीक है। उसकी वजह से जो सामने से जो लोग आते हैं उनको काफी अनकंफर्ट होता है और एक्सीडेंट का निरंतर खतरा रहता है सर। लेकिन बसों वालों की भी गलती नहीं है इसमें। जैसे ही वो लाडोत रोड पे यू टर्न लेते हैं सर, वहाँ पे इतना कंजस्टेड बना दिया है उन लोगों ने, वहाँ पे दुकानें जो आगे बढ़ा के, कि वो उनको मुड़ने में ज्यादा परेशानी होती है। तो अगर वहाँ पे प्रशासन को लिख दें और वो थोड़ा सा उनको पीछे हटा दें तो फिर वो आसानी से मुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है। ये इसमें दो सुनिश्चित करेंगे जब इसमें अब ये लेटर तो लिखवाए तो सही करें, वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। राइट। ठीक है जी, हम इसके बारे में पूरा इसको फॉलोअप करके इसको सुनिश्चित कराएंगे कि भी हो। सर जैसे स्कूल बसेस हैं, स्कूल बसेस के पीछे लिखा होता है कि ड्राइवर अगर लापरवाह है तो इस नंबर पे संपर्क करें,
आपकी बसों में अंदर तो लिखा होता है सवारियों के लिए तो, लेकिन रोड पे ये- और भी हैं। अगर वो मेरे को गलत ओवरटेक कर रहा है या मेरे को कोई थ्रेट फील हुआ उससे, तो पीछे भी अगर एक उनकी तरह लिखा दिया जाए तो आप लोगों को सहूलियत ही होगी, उनका आपको फीडबैक ज़्यादा ही मिलेगा अगर कोई अटेंड करने वाला हो तो। या कोई वैसा व्हाट्सएप नंबर नहीं, हमारा तो ये जो वेबसाइट पूरी तरह से काम कर रही है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। सारी अधिकतर जो कंप्लेंट्स हैं, जैसे वो हरियाणा रोडवेज टाइप करेंगे तो उसी पोर्टल पे जीरो अलग हैं सर थोड़े से जी आमतौर पे हरियाणा रोडवेज के खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट जाती है वो कंप्लेंट करने वाले लोग थोड़े से अलग नेचर के होते हैं, उनका काम ही होता है मोस्टली जी, लोगों का जी। कि उनको, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता सर। आम आदमी ना आपकी वेबसाइट पे जाता है और अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता है, दिल छोड़ो यार इसी उस पे, तो अगर वो नंबर लिखा होगा तो एक मनोवैज्ञानिक डर रहेगा ड्राइवर में, कंडक्टर में, कि हमारी कंप्लेंट भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, इसमें हम सुनिश्चित करेंगे। और ये मेरे ख्याल से रोहतक डिपो वाला अपनी तरह का प्रयोग करने वाला भी नया एक डिपो है कि हमने ये नई चीज की है। सर, एक परिवहन विभाग ने पूरे हरियाणा में एक स्कीम शुरू की थी वोल्वो बस की, जी, जबकि उसके अंदर डिपार्टमेंट को ये सुविधा थी कि ना उसके अंदर पास वैलिड था, ना कोई स्टाफ वैलिड था। उसके बावजूद भी उस स्कीम के बाद उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आई, बल्कि वो बंद और हो गई, जबकि डिपार्टमेंट के लिए उससे बेस्ट कोई स्कीम नहीं थी। चंडीगढ़ चल रही है थी नहीं, एक ही डेवलपमेंट नहीं हुई, मतलब कहने का मतलब ये है ना आगे कि नहीं भाई एक से शुरू की वो एक पे ही रहेगी। स्वाभाविक नहीं मिलती उसको। एक भी सर, नहीं, लोग पूछते रह जाते हैं कि कब जाएगी। वोल्वो का टाइम क्या है? पहले बुकिंग करनी पड़ती है 3-3 घंटे, 3 बजे नहीं, चलते रोहतक में हैं पहले शाम थी को, वोल्वो ही। आप टिकट लेके यहाँ पहले रही थी। हाँ, पहले रही थी, अब नहीं है ना। 5 बजे कुछ ऐसे चलती थी। और यहाँ पे जितने को हम जानते हैं वो ये इंक्वायरी करते रह जाते हैं फायदे में कि कब है। जाएगी। सर वो चंडीगढ़ डिपो की गाड़ी थी। कोई बात नहीं सर, सर, ये यहाँ की भी तो वजह है। ये सर, भी मेरा फायदे में कहना है मतलब ये है ना कि भाई रोडवेज डिपार्टमेंट को उसमें ना तो पास के पैसे वेस्ट, मतलब वो होते हैं, डिबेट थी सब, उसमें तो रेवेन्यू बढ़ना था, तो उसको तो और ज्यादा डेवलपमेंट करना चाहिए था। वोल्वो बसेस फायदे में रही, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे जो है चंडीगढ़ और गुड़गांव डिपो ये ऑपरेट करते थे, इसको 2 डिपो के पास ही थी, वो फायदे में रही थी। पर शायद ये अब ये बीच में ये बॉर्डर बंद हो गए, तो क्योंकि अधिकतर वो दिल्ली चंडीगढ़ गुड़गांव के बीच में थी। इंटर स्टेट एक थी जो रामविलास शर्मा जी जब आए थे, इन्होंने महेंद्रगढ़ के लिए चला दी थी चंडीगढ़ से। वो जो आप जो रोहतक जो साहब 2012, 13, 11 में रोहतक से चलती थी सुबह। हाँ, वही एक 3 बजे भी चलती थी सर शाम को। सर वो चंडीगढ़ डिपो हाँ, चंडीगढ़ डिपो की कहीं उसी भी का होने के जो- कोई नहीं, रोहतक डिपो की भी अगर 1-2 बसें ऐसी हो जाए तो तो सबको अच्छा रहेगा। 2 बसें, 2 या 3 बसें नहीं, नहीं रोहतक थी। के नहीं थी सर। अब गवर्नमेंट कह रही है कि वो AC बसेस खरीदेंगे। जी, अब ये मामला, क्योंकि आप जानते होंगे कि हमारे डिपो अब इस लेवल पे नहीं होता, ये मंत्री और डिपार्टमेंट लेवल पर वो डिसाइड करते हैं कि भाई क्या कौन सी बसेस आएंगी, कितना फ्लीट बढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा सा एक प्रकार एक वो है। और अगर जब आपके पास कोई ऐसा चिराग भी है जो सेटिंग कर देता है, मैं चुराने की रिपोर्टिंग कर रहा जी। था, आज से ज़्यादा बसें थी डिपो के पास, आज उससे कम बसें हैं, पॉपुलेशन डबल है, यात्री भी डबल हैं, लेकिन फिर भी बुरी हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अभी कुछ गवर्नमेंट ऐसी कुछ है, कुछ रोड के बस मेरी कई बात होती है उनके साथ, तो बसें पूरी हैं जी, अरे पहले डबल थी भाई, अब क्या यात्री डबल हो गए, बसें आधी हो गई, फिर भी पूरी हैं। प्राइवेट सेक्टर विभाग। प्राइवेट सेक्टर की तो वही 1300 बसें हैं जी, वो तो बजनान की सरकार से। अब ये भी होता है क्या ना, दिल्ली बाईपास से देखो कि गाड़ियाँ चल रही हैं सारी गवर्नमेंट किलोमीटर की बात तो हाँ, वो तो कब्जा कभी से ही है। वो तो पहले का ही है। अब किलोमीटर स्कीम है, जैसे प्राइवेट को गवर्नमेंट ने वो 46 किलोमीटर पर स्कीम के हिसाब से चलाई है, तो गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करती रहती है जी। जो वो तो ये जैसे ठीक है सर सिस्टम, कौन सा? किलोमीटर स्कीम फायदे में है आपके लिए। इसमें ये है कि गवर्नमेंट का ये मानना था पहले कि भी गवर्नमेंट कैन नॉट रन बिजनेसेस, बिजनेस गवर्नमेंट नहीं कर सकती कोई भी हो। तो इसमें हमारी जो है बस होगी, उसका ड्राइवर हो गया, वो प्राइवेट हो गया, हमने तो पर किलोमीटर का पैसा दे दिया, ना हमने रिपेयर करनी, ना कुछ उसका देख भाल करनी, ना उसका डीजल तो देते हैं, डीजल का तो पैसे लेते हैं सर। पैसे देते हैं, कंडक्टर भी डीजल और पर किलोमीटर के हिसाब से उसको पे कर देते हैं उसको। कंडक्टर सरकार। हाँ, वही तो कंडक्टर भी रोडवेज कर रहे हैं जी। सिर्फ कंडक्टर है, तो उसकी जो बॉदरेशन है उसको मेंटेन करना, हाँ, वो तो उसका सब ये सिस्टम करना, उसी के लिए। वो करना, वो तो ये मॉडल ही आगे चल के लगता है गवर्नमेंट सारे चलाएगी देश में ज़्यादा। होना है ये तो। अब उसकी भी ये है कि जैसे आप ये कहेंगे कि भी बहुत सारी कंट्रीज में प्राइवेट ही ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए,
हर एक आदमी कोई भी किसी के पास गाड़ी है वो अपने टैक्सी में रजिस्टर्ड कराए अपने लेके चला जाए, लेकिन वो हमने कोशिश की थी प्राइवेट वालों की, लेकिन वो रूट पे चलते नहीं। और जो घाटे के रूट है मतलब जैसे गांव के हैं या जिसमें उन पे जाते ही नहीं जो टैक्स भी नहीं भरते जी। और ना चौटाला सरकार ने परमिट दिए थे जीपों को, वो नीले रंग की मैक्सी कैब को permit क्या हुआ दिए थे। बस? अब जो पुरानी जो बसेस थी, जैसे आपने देखा होगा, ये समस्या तो आपने हरियाणा में सबने देखी होगी, जो प्राइवेट बसेस जो परमिट मिले थे वो कभी भी कोई भी महकमा उनको सुनिश्चित नहीं कर पाया कि वो अपने निर्धारित रूटों पर चल पाए। जैसे मान लो किसी गांव से नहीं तो डायरेक्ट बना लिया उन्होंने, कालांतर में सीधा जैसे बहादुरगढ़ से रोहतक बना लिया, जबकि उनके रूट वो थे गांव के अंदर से होके सुविधाएं देने के लिए, वो सारा ही उन्होंने उसको सीधे चलने लग गए गाँव में। किसी गांव में थोड़ा सर यहाँ से खरखोदा से अब ये काम तो रोडवेज ही करेगी, अब वो 80 से नारनौल चल रहा है, मतलब करा लिया ट्रांसफर। हाँ तो अब लेकिन जो वही अब समस्या है। ये बड़ा ये है कि भी वो जो प्राइवेट सेक्टर है सिर्फ वो प्रॉफिट वाले ही रूट पे चलेगा उस पे, तो फिर वो एक तरह से अब जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उस पे नहीं धकेला जा सकता कि वो प्राइवेट पे जाएं या फिर वो टैक्सी। जैसे आप जानते होंगे सुरक्षित जो है ट्रांसपोर्ट गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल स्टूडेंट के लिए, महिलाओं के लिए जो जॉब करती हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम से कम थोड़ा भरोसा हम भी कोशिश करते हैं कि उन रूट्स पर, जैसे हमारा टीम साहब करेंगे कि जो लड़कियों के लिए बसेस स्पेशल उसमें 50 से ऊपर की उम्र के हों, जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी थोड़े जिम्मेदारी वाले हों, उनको हम समझाएं। तो प्रयास हमारा ये रहता है, जो प्राइवेट सेक्टर से वो उम्मीदें नहीं की जा सकती, जो सुविधाएँ जो है, प्रयास हमारा ये रहेगा भाई कमियाँ हैं मानते हैं, और लेकिन आपके प्रयास से और जनता के फीडबैक से हम कोशिश करते रहेंगे। जैसे मैं जब से ज्वाइन किया है मैंने 10,000 किलोमीटर जो है, मेरी रैंकिंग इस डिपो की पहले 9वें थी, आज की रैंकिंग कितनी है टीम साहब? 3rd है सर। हमारे 3-4 रैंक पे मैं ले गया हूँ कि मैं रोहतक का नाम तो रोहतक होना चाहिए। रोहतक अपने आप में एक शहर ऐसा है, मैं उन एम्प्लॉइज़ को भी कहता हूँ कि भाई रोहतक के लिए हम भी आया करते थे अब पढ़ने के लिए, यहाँ का करेक्टर होता था मजबूत करेक्टर, कि कर्मठ और जो है किसी तरह से इधर उधर हिलने वाला नहीं था आदमी। जैसे और शहरों के मुकाबले में देखा यहाँ पर करप्शन भी कम मिलेगा आपको यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता पूरी तरह से खत्म होगा, लेकिन और शहरों के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो यहाँ का लोग जो है थोड़े से स्वाभिमानी अभिमानी रहे हैं और वो कर दो वो, लेकिन और ये अब रोहतक ही क्यों, देखो आप देखो अब यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने सारे बच्चे जो आते हैं, कितने माँ बाप की एक आस होती है कि वो रोहतक में पढ़ने जा रहा है, किसी कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बहुत दूर दूर जाते हैं। तो हमारा भी एक तरह का ये रहे कि हम इसको बेहतर से बेहतर जो है माहौल दें और सर्विसेज दें। तो मेरी टीम का तो ये प्रयास रहेगा आगे भी, और आपके सहयोग से और सब जन के भी और इसको बेहतर बनाएं। सर मेंटेनेंस को लेके क्या व्यवस्था रहती है बसेस की? अक्सर देखा जाता है कि हालत कोई भी बस ले लें सर, हम एक आध को छोड़ के, व्यवस्था सीट्स की या उनकी चलते समय खिड़की लगा लो या कुछ, इसके लिए फंड्स नहीं है या फिर कैसे रहते हैं सर? देखिए मैं बताऊं आपको, हरियाणा की बसें जो हरियाणा रोडवेज की अपने डिपो की बात करेंगे हम, सबसे सुंदर बसें गारंटी के साथ में कह सकता हूँ हरियाणा में इससे सुंदर बसें, इससे बढ़िया बसें आपको दूसरे डिपो की मिली होंगी कि किसी का दरवाजा टूटा हुआ है या कुछ और है। अपने जो है हमारी जो रोडवेज आप बस वर्कशॉप में आई है, यहाँ का स्टाफ वाकई में ही बहुत बेहतर, मैं कई डिपो में रहा भी हूँ, यहाँ ऐसी समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं है। आप डीएम साहब आप थोड़ा नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अभी एक भी आपने किसी भी गाड़ी का आपको शीशा या आपने दूसरे डिपो की देख ली होगी, हाँ दूसरे डिपो का भी बताते नहीं, मजाक करते बोले हॉर्न नहीं पूरी अब ऐसे ही नहीं अलाउड है सर, अंडर सर्विस होगी वो एक अलग बात है। वो बड़ा प्रेशर अलाउड है सर, ये इलीगल है जी? हाँ वो इलीगल है जी वो। ये भी बसों को लेकर तो बहुत सारे तो स्कूटी वालों का कागजा यही लगते हैं, बस सही बात है। वो तो भाई एकदम से पीछे पाँव। अरे यहाँ अभी बस्तनाथ के बगल में संग्रह है, तो वहाँ पे लगता है रोडवेज वाले जान ले लेंगे। पास तो आपके पास और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने शुरुआत कर दी है महिलाओं को, पंजाब में भी हो गया, हरियाणा में आजकल में हो जाएगा कि महिलाएं खड़ी हैं, तो रोडवेज में तो बहुत बढ़ने ही वाला है। हाँ जी, लेकिन हम सारी जिम्मेदारी के साथ वो करेंगे। बढ़िया है। अच्छा सर, एक बस निकलती है लॉन्ग रूट की है कहीं, तो वो कहाँ लंच करना है, कहाँ ब्रेकफास्ट कराने के लिए रोकना है, ये राइट ड्राइवर का होता है या ऑफिस से उसका असाइन किया गया होता है? लॉन्ग रूट पे असाइंड होते हैं जी, वैसे तो जो अपने चंडीगढ़ और इसके बीच में असाइंड है। बाकी यूपी का बताओ जी टीम साहब क्या व्यवस्था? 2 बसें हमारी यूपी हरिद्वार भी जाती है, हरियाणा में ही। जैसे हरियाणा में है, जी। जैसे इशार रूट की बात करें तो महम है अपना
सबसे मेन, फिर ये आपका तैयार पे है, ये साइन है ये सभी। तो उनका ये नहीं है कि ड्राइवर की मर्जी पे ही कहीं नहीं, रुक जाएंगे, वो नहीं। किसी भी वो ढाबे पे रोक देगा नहीं, या किसी किसी ने private कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं, लिया नहीं। उससे, तो ऐसा इवन नहीं। आप लोग को वहाँ देखते भी हैं कि मैम वाला क्या देता है। वो चेक करवाया मैंने 2 दिन मेरे वास्ते पढ़ा है। वैसे वैसे बात सही करी, ड्राइवर और कंडक्टर का मुफ्त मैंने भी देखा है महम में गलत कर रहे हैं बहुत बुरा और अंदर हालत। ये 9 बजे एक के बार बाद मैं गया हूँ वहाँ पे। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैंने नोट कर लिया जी, ये बिल्कुल ये हमारा महम जो है पॉइंट बड़ा लूज है। बहुत एक तो वो अंदर नहीं जा रहे, रात के 8 बजे क्या करते हैं, 8 बजे बाहर ढाबे में रोक के और पब्लिक कहते हैं जाओ तुम यहाँ से। अब इतनी दूर से जो है बेचारा को मान लेडीज वगैरह होंगी, वो अंदर वो एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाओ, 2-4 दिन वहीं खड़े रहे कि भाई अंदर छोड़ के, जब महम छोड़ के अंदर छोड़ के आएंगे, वो जो कौन सा ढाबा है कौन सा ताज ढाबा, उस पे से मेरा भी दोस्त आया था मेरे से मिलने। ठीक है सर। ये बात सही है बिल्कुल, इसमें इंस्पेक्टर की टीम लगाओ कि जब ये ऑड आवर्स में बाहर छोड़ देंगे पब्लिक को, वही छोड़ देते हैं। तो बड़ा मुश्किल है फिर वो। ठीक है सर। सर कंडक्टरों को मशीनें देने की बात हुई थी कई साल वो इलेक्ट्रिक चल रहा है, चल रही है। क्या चल रहा है जी? वो कब तक चल रहा है ना वो? इलेक्ट्रिक, हाँ वो टिकटिंग। और वो अशोक अरोड़ा परिवहन मंत्री थे तब से शुरू हुआ था जी, वो इलेक्ट्रिक टिकटिंग होगी और जीपीएस लगेगी, ये 2 चीजें ऐसी हाँ जी, हैं। हाँ और जी। तीसरा है कि नई बसें आने वाली हैं। ये मंत्री अशोक अरोड़ा से शुरू हुआ था, वो अब तक चल ही रहा है। अभी भी हाँ, ये रस आएगा। मंत्री जी का भी आया था अगर परसों। कोई मंत्री ये बयान ना देना जी कि नई बसें खरीदने जा रहे हैं, हाँ, तो वो अधूरा है, मंत्री अधूरा है। ये तो जरूर आएगा ये और 3 वो कभी नहीं आती थी बात। परिवहन मंत्री के ना नए बनते ही 3 नए फार्मूले हैं। एक, बसों में जीपीएस लगा दिया जाएगा, कंडक्टर को मशीनें दे देंगे और नई बसें आ रही हैं। और वो तीनों अब तक दिखाई नहीं दिया, अरोड़ा जी से शुरू हुआ। पत्रकार बंधुओं, आप भी जानते हैं कि हम भी हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं, तो वो नहीं ऑफ द रिकॉर्ड ही है आपने। हाँ जी। चलो जी, हो गया सवाल। नहीं, और सर एक एक पास को लेकर कंफ्यूजन है, जो प्राइवेट बस होती है क्या उसमें भी वैलिड होता है? क्योंकि एक आरटीआई में ऐसा हुआ था कि जब परमिट लिया जाता है तो ये बोला जाता है जो स्टूडेंट पास है वो वैलिड होता है उसमें। बिल्कुल, बताओ क्या जी। वैलिड है स्टूडेंट पास प्राइवेट बस में भी? सर जो हरियाणा रोडवेज का बस पास है वो हरियाणा रोडवेज में ही वैलिड है, वहाँ का पास उन्होंने सर वो बनवाना पड़ता है उस बस से सर। क्या होता है वो, कैसा? ये जो 42 ये बात कैटेगरी आई थी सर्विस में, तो यही कहा गया भी लड़कियों का तो वैलिड करो, ये प्रैक्टिकल बात थी सिर्फ। और बाकी गवर्नमेंट अलाउड नहीं, वो फोर्स सर सुविधा वही है सर, उसमें ये है कि सुविधा वही उपलब्ध है उसमें प्राइवेट में जो रोडवेज में है। जैसे रोडवेज का हमने पास बनवाया है, ऐसे ही आप वहाँ का बनवा सकते कहाँ से बनवाएंगे? रोडवेज जो से। भी उनकी अथॉरिटी है सर उसी से। कौन सी अथॉरिटी है उनकी? सर जो भी प्राइवेट में चाहे उनके ओनर हो, प्राइवेट ऑपरेटर जो भी हैं, उसके उसकी मालिक तो हैं कुछ सर। कोई व्यवस्था तो है नहीं, नहीं। आपने- समझता नहीं है सर ये चीज। नहीं, मैं नहीं, थोड़ा clear- मैंने लोगों को परमिट नहीं वैसे परसों मैं सर इस नहीं, बात नहीं, के ऊपर इसमें आप थोड़ा सा बाद में करना, क्योंकि एक परसों एक वो आया था कि उसमें भी मान्य है। अब इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि हाँ उनको परमिट दिया जाता है बस वालों को, और उनमें आरटीआई लगाई तो उसमें ये आया था कि इनको वैलिड करने पड़ेंगे जो पास है स्टूडेंट। सर मैंने ना वो पढ़ा है, जब बदनाम गवर्नमेंट ने दिए थे ना, मैं वो पढ़ा बताता हूँ आपको। जब बदनाम गवर्नमेंट ने दिया था, उस एग्रीमेंट में था कि जो सुविधाएं हरियाणा रोडवेज देगा और जो फ्री पासेस देगा वो इन बसों में अलाउड होंगे। वो बस तक वो उसमें एक क्लास था, मैं क्लास का नंबर तो भूल गया, मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा वो पूरा पढ़ा हुआ है। सर शुरू मसले जब बस परमिट दिए स्टार्टिंग में, जैसे ही सरवाल वाला ये सलाह करते हैं, हाँ। मतलब धीरे धीरे इनका होल्ड इतना हो गया, इन्होंने मतलब परमिट बदला के ऐसे मतलब उन मेन रोड पे कर लिए कि उसके बाद इनकी अपनी दादागिरी होगी। इलीगल बसें चल रही नहीं है है सर, इलीगल बसें। इलीगल बसें तो अब नहीं है, मतलब ये वो इलीगल सारे लीगल तो हो गया, अब इतने सारे हो गए तो अभी भी सब चल रही है, हाँ, अभी सर, परमिट हो गए। सारे तो कहाँ होंगे सर इतना बस दो इस नहीं, वो किलोमीटर स्कीम में आ गई, फिर वो जैसे किलोमीटर स्कीम में उन्होंने लगा दिया उन्होंने। परमिट एक है, बस 4 चला रहे हैं, वो लीगल कैसे हो नहीं जाएगा? ऐसे तो नहीं है कोई। सरवाल वाला ऐसा करते सर? सर है कि जो प्राइवेट मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बस ले रखे उसमें, वो गाड़ में बदल जाती है, उधर से उधर की उधर से नहीं, उधर। इसमें ये कि हम क्योंकि एक ऑपरेटर हो गए खुद, तो गवर्नमेंट ने ये हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं थी, ये अथॉरिटी फिर वो वो इसलिए तो आरटीओ को दे दी RTO के पास। कि भाई हमें खुद ऑपरेटर हो गए तो हम दूसरे ऑपरेटर को चेक बैलेंस नहीं कर सकते मतलब।